हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये सिर्फ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से नहीं बोल रही हूँ, ये एक जनरल इंग्लिश अगर किसी को सीखना रहता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य की रचना जैसा कि हिंदी में होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक ओवरव्यू हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ एग्जाम पर्पस से नहीं, क्योंकि देखिए एग्जाम में भी पूछता है फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, उसके अलावा सिंपल सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स, इस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ये महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ये उनके लिए भी है जो एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं पर उन्हें इंग्लिश सीखना है, उन्हें जनरल एक नॉलेज चाहिए अगर ग्रामर का, या अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या अगर आप होम मेकर हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, क्योंकि इसमें पूरा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेज, क्लॉज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसमें कवर हो जाता है। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। देखिए आज का जो सेशन है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया कि वाक्य की रचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में किस तरह से अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट है ना, किस चीज़ों का, जो भी सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उनकी संरचना, उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ का जो फ्लो है, किस तरह के तरीके से एक सेंटेंस बनता है, ठीक है ना, वो हो जाएगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस में दो उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटेंस खुद क्या होता है, वाक्य क्या होता है। हम जनरली बोलते हैं सेंटेंस, सबको पता होगा, लेकिन अगर एक बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो हमने स्कूल में पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंस, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंस। अगर ये सही होता पूरी तरीके से, अगर ये पूरी तरीके से सही होता तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैंने बोला ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स सेंटेंस होते हैं। अब देखिए मीनिंगफुल वर्ड्स में अ, कार, ब्लैक, हैव, आई, ठीक है। अगर मैं ये लिख दी हूँ अ, कार, ब्लैक, हैव, आई, इसमें सारे वर्ड्स तो मीनिंगफुल हैं। ए का भी मीनिंग निकलता है, ठीक है, कार का भी मीनिंग निकलता है, ब्लैक भी मीनिंगफुल है, हैव भी मीनिंगफुल है, आई भी मीनिंगफुल है, तो फिर ये तो सेंटेंस होना चाहिए। पर क्या एक सेंटेंस है? क्या ये पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है कि वाक्य है अ कार, ब्लैक, हैव, आई? नहीं, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस नहीं है। तो जब बचपन में पढ़ते थे कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ये सिर्फ सेंटेंस नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा एक कंप्लीट सेंस दे, उसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो आप सिर्फ आधा अधूरा डेफिनेशन मत बताइएगा कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, नहीं तो अ भी है, कार भी है, ब्लैक भी है, बट ये सेंटेंस नहीं है। एक सेंटेंस एक कब बनेगा, जब ये एक कंप्लीट सेंस दे, और सेंस कैसा देगा, जब ये सही तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। आई हैव अ ब्लैक कार, अगर ये ऐसा दिया होता तब ये एक सेंटेंस होता, तब ये एक वाक्य होता, क्योंकि इसमें देखिए किस ऑर्डर में ये अरेंज है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए। तो सेंटेंस क्या है, हमेशा एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या दे, कंप्लीट सेंस दे, ठीक है, उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकले, उस जो लिखा हुआ है उसका कुछ एक मीनिंग निकले, तब वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स को रख देने से वो सेंटेंस नहीं होगा। आई हैव अ ब्लैक कार, मेरे पास एक ब्लैक कार है, तो ये एक सेंटेंस है बजाय ऊपर वाले के। तो आपको ये समझ में आया, जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज सेंटेंस, ठीक है। अब एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है, हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें दो पार्ट्स उसके कौन कौन से होते हैं हम वो अभी देखेंगे। सबसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो सेंटेंस क्या है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सेंटेंस जो मीनिंगफुल, कोई भी वर्ड्स जो मीनिंग जब कंबाइन हो रहे हैं, जब मिल रहे हैं और एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो वो सेंटेंस हो गया। इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए अगर हम सेंटेंस का एनालिसिस करें, हम देखें कि सेंटेंस की जो संरचना है वो कैसी होती है और क्या क्या चीज़ एक सेंटेंस में आता है, तो हम वहाँ से अपना टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हर सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक है उसका सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में हम कहते हैं उसे कर्ता, ठीक है, और प्रेडिकेट हो गया विधेय, ठीक है। कर्ता क्या होता है,
आपको नाम से हिंदी में तो आप समझ ही गए होंगे, कर्ता मतलब जो किसी कार्य को कर रहा है वो हो जाएगा कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। ठीक है, जो इंसान वो काम को कर रहा है, जिस भी इंसान हो गया या कोई जगह, कोई भी नाउन। ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस में। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बता रहे हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, कोई इंसान हो, कोई पर्सन हो, या कोई चीज़ हो, थिंग हो, ठीक है, नॉन लिविंग हो, हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, यानी कि कर्ता। अब उसको छोड़ के, वो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो हिस्सा बचा उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कर्ता को छोड़कर जो भी पूरा बच गया पोर्शन, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब आता है इस प्रेडिकेट में, बट मेन आपको क्या याद रखना है कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे ऊपर वाला सेंटेंस देखती हूँ जिसमें मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं मार्केट जा रही हूँ या मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक, तो जहाँ भी आ गया मेरे बारे में आए, मतलब मैंने अपने बारे में बात की। ठीक है, मैंने अपने बारे में बात की है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आए। ठीक, मतलब मैं। अब आए को छोड़ के जितना पूरा बचा वो सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आए को छोड़ के जितना बचा ये पूरा क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट हुआ। अब इस प्रेडिकेट में हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अभी आपको ये याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस के कितने हिस्से हुए, दो हिस्से हुए। एक होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, एक होता है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस भी हम पढ़ लेते हैं इसी प्रकार से। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब इसमें मैं किसकी बात कर रही हूँ, दे की बात कर रही हूँ, यानी कि वे की बात कर रही हूँ। मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। आप किसी भी सेंटेंस में चेक कर लेना, हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होगा, नाउन होगा। और प्रोनाउन क्या होता है, उसी नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स। नाउन मतलब कि संज्ञा हो गई, और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो उस संज्ञा को रिप्लेस करके उनके जगह पे आ जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था आई एम गोइंग टू मार्केट, अगर मैं अपने आप को बोलूँ पूजा, ठीक है, पूजा इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगी, अपना नाम हटा के मैं क्या यूज़ करूँगी, आई यूज़ करूँगी। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रोनाउन। आई, ही, शी, इट, दे, अस, वी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये मैंने देख लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, और आई क्या है, ना प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आर प्लेइंग, दे अगेन इसमें क्या है, दे, ये क्या हो गया, वे, यानी कि प्रोनाउन है, यानी कि यही सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। इसको छोड़ के जो पूरा हिस्सा बचा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक, द सन शाइन्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं कि सूरज चमकता है, तो द सन, ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में हम बात क्या कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, वो ये जो पूरा हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के जो पूरा हिस्सा बचा वो हो गया आपका प्रेडिकेट। ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिकेट ही लंबा हो, सब्जेक्ट छोटा हो, प्रेडिकेट लंबा हो, नहीं। जैसे इसी में देखिए द सन, ये दो वर्ड्स हैं, जबकि प्रेडिकेट सिर्फ एक वर्ड का है, शाइन्स, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें कंबाइन कर देते हैं, जैसे राम एंड श्याम, टॉक लिख देंगे, तो वहाँ पे प्रेडिकेट टॉक हो गया, और राम एंड श्याम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेडिकेट ही लंबा वाला पोर्शन होता है सेंटेंस का। ठीक है, मेन आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जाए, कर्ता, उसको छोड़कर जो पूरा हिस्सा बचा वो हो गया प्रेडिकेट। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के लिए एटलीस्ट आपको दो चीज़ें लगेंगी, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या है ये हमने देख लिया, वर्ब यानी कि वो किस में आएगा, प्रेडिकेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, जो पूरा हिस्सा बच गया वो प्रेडिकेट हो गया, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो किसी भी सेंटेंस में एटलीस्ट आपको दो चीज़ें चाहिए ही उसे वाक्य बनाने में। क्या क्या, एक तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा या जिसने वो काम परफॉर्म कर रहा है, जो वो कार्य कर रहा है, वो हो गया कर्ता। दूसरा मैंने क्या बोला, वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक, जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही, ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो चल जाता है, एज रिक्वायर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। तो जस्ट वही चीज़ है। देखिए सब्जेक्ट क्या है ये हमने देख लिया, एक बार हम इसे और रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि डूअर, डूअर, ठीक,
पर्सन और थिंग यानी कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ होगा, नाउन या प्रोनाउन ही होगा वो, ठीक है। तो पर्सन और थिंग यानी कि लिविंग बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द पर्सन और द थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है और वो डूअर हो सकता है, ठीक है। अब प्रेडिकेट, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी बचा हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या हो गया, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो पूरा हिस्सा बचा वो उसी के बारे में ही तो बता रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। कंटेन्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ वर्ब, जैसा मैंने बताया कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आता है, और भी चीज़ें हो जाएगी, वो तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सेंटेंस बढ़ते जाता है, हम जितना पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आती हैं, बट वो सब किसके अंदर है, प्रेडिकेट के अंदर ही आता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। लेकिन एक बेसिक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या होता है, हम वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देख लिया सब्जेक्ट क्या हुआ, उसके बाद उसे छोड़कर जो पूरा हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है प्रेडिकेट में, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अलग है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, प्रेडिकेट में, और स्टार्ट्स विथ वर्ब, वो प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है जनरली, ठीक। जैसे कि द सन शाइन्स, शाइन्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है, क्रिया है, तो वहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो गया। दे आर प्लेइंग, दे क्या था, सब्जेक्ट था, उसे छोड़कर पूरा प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हुआ, मैंने क्या लिखा है, वर्ब से शुरू हुआ, तो आर प्लेइंग वर्ब है ना। कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि आर या इज़ या एम भी वर्ब है, वो भी वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई अगेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसको छोड़ के पूरा बचा वो प्रेडिकेट हो गया, कहाँ से शुरू हुआ है, वर्ब, देखिए एम गोइंग, ठीक है, ये वर्ब ही है, तो ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मंकी एट अ बनाना, द मंकी एट अ बनाना, द मंकी किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, द मंकी, ठीक। तो द मंकी क्या हो गया आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो गया, पहले तो आप ये देखिए प्रेडिकेट, ठीक है। अब कहाँ से शुरू हुआ, वर्ब, एट से, सही लिखा है कि ये प्रेडिकेट है, हाँ। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक बार क्लियर करिए। आई एम अ टीचर, अगेन आई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में, तो आई क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, जितना बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट, कहाँ से शुरू हुआ है, वर्ब से शुरू हुआ है, एम अ। अब देखिए जनरली हमने अभी तक जितने वर्ड्स देखे, जितने सेंटेंस देखे और जितना हम सुनते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है ना, सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो वो पहले आता है। बट कोई वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आए, यानी कि आखिरी में आए, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आखिरी में आए और प्रेडिकेट पहले ही आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, बट जनरली क्या होता है, पहला सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी हम सब्जेक्ट को बाद में भी लिख के ऑब्जेक्ट वर्ब पहले लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हियर कम्स द बस। अभी तक तो हमने बहुत ईजी देख लिया कि द मंकी एट बनाना, हम मंकी के बारे में बात करें, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई एम अ टीचर, आए ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट। अब देखिए हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, बस आ गई, ठीक है, यहाँ बस अब आ गई। जैसे आप स्टॉप पे रुके हुए और बस आ रही होती तो आपने बोला ना बस आ गई, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस जगह के बारे में कि यहाँ बस आ गई, या बस के बारे में आप बात कर रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, बस होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप बस के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बस है, बट आप देखिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के आखिरी में लिखा है, तो क्या उससे ये बदल जाएगा, नहीं, सब्जेक्ट यही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट जनरली पहले आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको भी नहीं अगर समझ में आएगा मैं बाद में बताऊंगी, अभी के लिए आप याद रखिए कि सब्जेक्ट पहले आता है जनरली। बट क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट एट द एंड में आए, ठीक है, लास्ट में आए और प्रेडिकेट पहले आ जाए। तो हियर कम्स द, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, हियर कम्स, ठीक है। और द बस क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया, प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लीव्स अ हर्मिट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, यहाँ पे अगर पूछ दे कि सब्जेक्ट क्या है, कई लोग गलत बना देंगे इसे, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स हमें क्या लगेगा कि पहाड़ों के ऊपर में, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर में कौन रहता है, लीव्स अ हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी, ठीक है।
तो कौन रहता है, सन्यासी। अगर पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट क्या है तो मे बी लोग ऐसा कर दें ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ये गलत होगा। हर्मिट, यहाँ पे लीव्स अ हर्मिट, ठीक है, हम इसके बारे में बात करें कि पहाड़ों पे कौन रहता है, एक हर्मिट रहता है, ठीक है, एक सन्यासी रहते हैं वहाँ। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, अ हर्मिट के बारे में। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक। अब इसमें लीव्स क्या है, वर्ब, ये वर्ब है यहाँ, ठीक, लीव्स रहते हैं, एक हर्मिट, ठीक है, एक सन्यासी रहता है। कहने का मतलब था कि सब्जेक्ट जनरली पहले आता है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो सेंटेंस में हमने देख लिया कि दो चीज़ें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़रूरी है, वो देख लिया हमने। दूसरा चीज़ देखिए, जब हम सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं उसमें हम पहला पार्ट पढ़े कि ठीक है कि सेंटेंस के अंदर खुद दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम दूसरा चीज़ अब पढ़ेंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। अब होता क्या है ऑब्जेक्ट, ये देखते हैं। चलिए, अभी तक जितने सेंटेंस थे सब सिंपल थे, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं हो गई सब्जेक्ट और मैं अपने बारे में नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। चलिए ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर या एक्टेड अपॉन, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। रिसीवर मतलब जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिसके ऊपर वो कार्य हो रहा है या उस कार्य का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ बीटिंग श्याम, राम इज़ बीटिंग श्याम, बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइएगा, ये बहुत ही बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। चलिए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, राम इज़ बीटिंग श्याम, राम की बात कर रहे हैं। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि राम इज़ बीटिंग श्याम, राम किसे पीट रहा है, राम किसे मार रहा है, श्याम को मार रहा है। तो किसे मार पड़ रही है, श्याम को, ठीक है। श्याम पे उसका इफेक्ट पड़ा है, उसे चोट लग रही है, वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। तो राम इज़ बीटिंग श्याम, ठीक है। और इज़ बीटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर मैं बोलूँ सिर्फ प्रेडिकेट क्या है इसमें, तो राम को छोड़ के जितना पूरा हिस्सा बचा, इज़ बीटिंग श्याम, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये तो आप समझ गए प्रेडिकेट। उस प्रेडिकेट में वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपको इसे छांटना है, ठीक। तो इज़ बीटिंग क्या हो जाएगा, राम, सब्जेक्ट वो हट गया। इस बीटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, और किसे पीट रहा है, श्याम को, तो श्याम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उस सब्जेक्ट के काम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो उस या जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसके पहले हम इसी के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। चलिए, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, ठीक है, यानी कि सूर्य चमकता है। इसमें क्या कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कहीं आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो वो काम को रिसीव कर रहा है, नहीं, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, द सन जो कि एक सब्जेक्ट है, शाइन्स जो कि एक वर्ब है। तो क्या मेरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखने से एक सेंटेंस बन सकता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लिखूँ मैं तब भी क्या मेरा सेंटेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैंने बताया ना आपको, एक सेंटेंस को एटलीस्ट क्या चाहिए रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए रहेगा, उससे भी बन जाता है अगर वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ सूर्य चमकता है, बस। अब वो किसको इफेक्ट कर रहा है, किसको नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक कंप्लीट मीनिंग दे दिया हमें, ठीक। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस में, एटलीस्ट ये चाहिए ही, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, अगर इसी के बाद कुछ लिखा होता जिसपे इसका इफेक्ट पड़ रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे दे आर प्लेइंग, अगेन दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब हो गया। तो क्या ये फिर से सब्जेक्ट और वर्ब से मेरा सेंटेंस बन गया, दे आर प्लेइंग, हाँ बन गया। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब अगर ये लिख देता कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तब वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जो वो एक्शन रिसीव कर रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, क्या बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दे आर प्लेइंग, ये आपने देखा सब्जेक्ट और वर्ब है, अगर यहाँ पे लिख दिया होता दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, ऑब्जेक्ट हो जाती। समझ में आया। चलिए, यहाँ भी देखिए, आई एम अ टीचर, क्या कि किसी पे इफेक्ट या किसी पे मैं एक्शन कर रही हूँ, नहीं, मैं सिंपल अपने बारे में बता रही हूँ कि आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, राम इज़ बीटिंग श्याम, ये हमारा क्लियर हो चुका है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है।
यानी कि चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? वॉकिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वॉकिंग। ठीक, अब कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो ING लिखा हुआ है, ING लगाने से वो क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है, हमेशा क्रिया बन जाती है, तो ये तो फिर क्रिया हो गई, वॉकिंग तो क्रिया हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये आपको डाउट आ सकता है ना, ये ऑब्वियस है। यहाँ पे वॉकिंग क्रिया ना होकर यहाँ पे ये नाउन का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ब के ये प्रकार जिसमें ING लग जाए और वो नाउन का काम करे तो वो हम उसे जेरेंट कहते हैं, ठीक है। वो आपको बाद में मैं वर्ब की क्लास में डिटेल में हम उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वॉकिंग, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो चलना को हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नाउन लेके चल रहे हैं हम उसे, ठीक है, हम उसे नाउन मान रहे हैं, संज्ञा मान रहे हैं कि चलना, मतलब उस पूरी क्रिया को हम क्या मान रहे हैं? चलने को नाउन मान रहे हैं, ठीक, ना कि अभी के एक्शन हम उसे मान रहे हैं, अभी ये एक्शन हो रहा है ये नहीं मान रहे हैं, हम उसे एक नाउन मान रहे हैं, ठीक है। तो नाउन अगर है यानी कि ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी नाउन या नाउन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। मैं जब भी नाउन बोलूँगी आप समझ जाइएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होता है, ये हमने देखा, और ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन में ही एक होते हैं। चलिए, तो मैंने बोला कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ वॉकिंग किसका काम कर रहा है? यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और पूछ दे वॉकिंग सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप क्या लिख दोगे? हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है, आप ये लिख दोगे। क्योंकि वॉकिंग क्या है? वॉकिंग आपको लगेगा कि वर्ब है, तो आप हेल्थ टिक करके आ जाओगे, पूरी तरीके से गलत, आपका मार्क्स वहीं कट गया, ठीक। चलिए, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। ये पूरा हिस्सा पहले तो प्रेडिकेट हो गया, ये पूरा हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। हमें चुनना है अगर ऑब्जेक्ट को, तो मैं किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है? हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। चाहे इफेक्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे आपको फर्क नहीं देखना है, ठीक है ना। बस अब असर किस पे किया उसने? हेल्थ के ऊपर असर किया, ठीक है। तो इसका मतलब हेल्थ क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक। समझ में आया आपको अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर? फॉर एग्जाम्पल नया देखिए, आई ईट, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ बोला आई ईट, आई उसमें हो गया नाउन यानी कि सब्जेक्ट, ईट हो गया उसमें वर्ब यानी कि क्रिया, तब भी क्या वो एक सेंस दे रहा है? मीनिंगफुल सेंस बिल्कुल दे रहा है। आई ईट, मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ, ठीक है, वो भी एक सेंस दे रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। इसके बाद अगर मैं लगा दूँ आई ईट मैंगोज, आई ईट पिज़्ज़ा, आई ईट बर्गर, ठीक है, तो वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्शन किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है कि मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ। क्या अभी तक तो ये नहीं था, तो सब्जेक्ट और वर्ब था, बट अब मैंने लिख दिया कि मैंगोज, तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? मैंगोज हो गया। जो भी अब गुआवा है, एप्पल है, जो भी चीज़ इसके बाद लिखा रहता वो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है ऑर्डर कैसा बना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा ऑर्डर बना सेंटेंस में? सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट लास्ट में आए। आपको मेन देखना है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक, किसके बारे में बात की जा रही है ये देखना है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट बाद में आए, बट जनरली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। हमेशा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स लगेंगे ही, जैसे कि क्वेश्चन मार्क अगर वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर वो वैसा सेंटेंस है, और फुल स्टॉप हो गया। तो जैसा सेंटेंस है उस हिसाब से आपको उसका पंक्चुएशन लगाना है, ठीक है। चलिए, ऑर्डर हमने देख लिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए लोग कहाँ फंसते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ, अभी तक तो बहुत सिंगुलर ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस थे, जैसे कि राम इज़ बीटिंग श्याम, राम श्याम को मार रहा है, आई एम ईटिंग मैंगोज। ये अगर मैं उसमें लिख दूँ राम टॉट मी अ लेसन, तब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? फिर से ध्यान दीजिए, राम टॉट मी अ लेसन, किस पे असर पड़ रहा है? राम मुझे पढ़ा रहा है, तो मुझ पे असर पड़ा। उसके अलावा राम टॉट मी अ लेसन, उसने मुझे एक लेसन सिखाया। क्या सिखाया? क्या एक्शन हुआ, ठीक है, मतलब किसके ऊपर हुआ? तो लेसन के ऊपर भी तो परफॉर्म हुआ ना, एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपको लगेगा ऑब्जेक्ट मी भी है और ऑब्जेक्ट अ लेसन भी है। तो आपका डाउट क्लियर करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है, दोनों एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के टाइप्स हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक एग्जाम्स में, जिसमें कि अगर कम लेवल के जो एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम, उसमें भी आते हैं क्वेश्चन कि इसमें ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक।
चलिए उसके लिए हमने पहले देख लिया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो रिसीव करता है काम को, वो आपको समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके से डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? देखिए, नाउन रिसीविंग द एक्शन, ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक, पर वो ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा नाउन, वो हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो नाउन या वो ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन रिसीव कर रहा हो, वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? फॉर हुम द एक्शन इज बीइंग डन, जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, तो जिसके लिए किया जा रहा है, मतलब दूसरा नाउन या ऐसे प्रोनाउन जिसके लिए, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए, आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट मतलब लिए, तो जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट, और जो काम हो रहा है, ठीक है, जो नाउन जो काम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। और वो नाउन जो वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना, द मंकी एट अ बनाना, बनाना के ऊपर एक्शन हो रहा है ना, द नाउन रिसीविंग द एक्शन, बनाना के ऊपर एक्शन हो रहा था कि वो खा रहा है, मंकी इज ईटिंग अ बनाना, ठीक है। या और क्या हो गया, राम इज बीटिंग श्याम, तो श्याम के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो हो जाएगा डायरेक्ट, जिसके लिए हो रहा है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तब आता है जब आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हो, जैसा कि राम टॉट मी अ लेसन, तो इसमें देखिए मेरे ऊपर भी कार्य हो रहा है, नाउन रिसीविंग द एक्शन फॉर हुम द एक्शन इज बीइंग डन, जिसके लिए कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे किसके लिए कार्य हो रहा है, एक लेसन के लिए हो रहा है, या मेरे लिए हो रहा है, राम मुझे लेसन पढ़ा रहा है, मुझे लेसन सिखा रहा है, तो वो मेरे लिए कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत आप देख लेंगे डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, बट उसके पहले एक बेसिक क्लियर करना है आपको, फिर हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिक क्लियर, मैंने क्या बताया आपको, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको हमने पढ़ा, नाउन रिसीविंग द एक्शन, ये एक नाउन है, लेसन है ना, एक नाउन है, तो जो रिसीव कर रहा है, लेसन रिसीव कर रहा है, ठीक। राम टॉट अ लेसन, अगर यहाँ मी नहीं दिया होता तो राम टॉट अ लेसन, तब भी लेसन, सिर्फ अ लेसन ही क्या होता, ऑब्जेक्ट होता, तब आप कंफ्यूज नहीं होते। यहाँ पे मी लगा दिया है, हर लगा दिया है, हिम लगा दिया है, बीच में एक और ऑब्जेक्ट दे दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हैं, है ना। तो जो बीच में लग जाता है ऑब्जेक्ट वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बीच में ऐसे लगा दिया जाता है वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका ट्रिक था, लेकिन एक बार बेसिक हम बात करेंगे फिर से इस बारे में। तो देखिए, राम टॉट मी अ लेसन, जो रिसीव जिसके लिए हो रहा है, मी मेरे लिए हो रहा है, वो लेसन मुझे पढ़ा रहा है ना, मेरे लिए वो परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मेरा लेसन जो रिसीव कर रहा है एक्शन, ये हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ही गेव हर अ प्रेजेंट, अगर मैं ट्रिक से देखूँ, सबसे पहले अगर मैं लगा दूँ तो ही तो आपका सब्जेक्ट है, किसके लिए काम हो रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है, वो हर, ठीक है, उस किसी लड़की है उसके लिए, ये प्रोनाउन है ना, तो इसके लिए काम किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, जिसके लिए काम किया जा रहा है। फॉर हुम द एक्शन इज बीइंग डन, ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। रिसीविंग द एक्शन, कौन रिसीव कर रहा है, प्रेजेंट, ठीक है ना, ही गेव हर अ प्रेजेंट, किसके लिए दिया गया, हर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट, क्या दिया गया, किसके ऊपर एक्शन हुआ, तो अ प्रेजेंट के ऊपर एक्शन हुआ है ना। अगर आप इसको मिस कर देते हो, हटा देते हो, तो ही गेव अ प्रेजेंट, अगर आप हर हटा दोगे तो ही गेव अ प्रेजेंट, तब तो सिंपल था ऑब्जेक्ट देखना। यहाँ पे ये बीच में आ गया, और जो बीच में आ गया है वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए वो काम हो रहा है। दे सेंट हिम अ लेटर, फिर से आप देखिए किसके लिए काम हो रहा है, हिम के लिए, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक। और कौन रिसीव कर रहा है, अ लेटर, आप हिम को हटा दो तो दे सेंट अ लेटर, तो आपका यही होता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता ना, अगर यहाँ पे हिम नहीं होता। आप कंफ्यूज कब हुए, जब हिम आया, तो बीच में कुछ आ गया, मतलब वही इनडायरेक्ट है, वही आपको कंफ्यूज कर दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हीरा पासेस मीना द बॉल, हीरा पासेस मीना द बॉल पे एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, द बॉल पे एक्शन हुआ, द बॉल, ठीक है ना, पास हुआ वो बॉल, तो द बॉल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीच में क्या, मीना आ गई, जैसे हीरा पासेस द बॉल, अगर सिर्फ इतना देता तो आप लगा देते कि हाँ हीरा पासेस द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। अभी बीच में कौन आ गया, मीना, ठीक है, ये बीच में आ गई, तो मतलब यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो बीच में आ गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ट्रिक है आपका, बीच में आ गया यानी कि वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ गया,
ठीक है, ये नहीं होता तो डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट यही होता, अभी भी यही है, बट ये बीच में आके क्या काम कर दी, इनडायरेक्ट बनने का काम कर दिए इन लोग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए पासेस मतलब वर्ब, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसके लिए वो काम किया जा रहा हो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो दो चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। हाँ ठीक है, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस के अंदर हमने क्या देख लिया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज होता है, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं वो बाद में आएंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बीच में ऐसे आके इनडायरेक्टली आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, जिसके लिए वो काम हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है वो बीच में आ गए। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ें, तो सेंटेंस खुद कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में क्या होते हैं ये हमने देख लिया, क्या क्या चीज़ें होती है। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये आपको जानना ज़रूरी हो जाएगा ना कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, खुद कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लॉज क्या है इसमें से, उस टाइप का। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस यानी कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव यानी जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको पता होगा यानी प्रश्न पूछना, है ना, इंट्रोगेट करना यानी प्रश्न पूछना। तो पहला हो गया असर्टिव, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव, तीसरा हो गया इम्परेटिव और चौथा हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक करके हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव किस वर्ड से बना है, एसर्ट वर्ड से। एसर्ट का मतलब खुद में होता है कहना, मतलब बात रखना। ठीक है, असर्ट कहना। ठीक, तो असर्टिव क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जिसमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो या कुछ डिक्लेरेशन हो, वो सारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। यानी कि सिंपल जितने सेंटेंस है सब अभी तक हमने जो देखे वो क्या थे, असर्टिव सेंटेंस ही थे। फुल स्टॉप लगेगा उसमें, है ना, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारा सेंटेंस जो हम अभी देखे आ रहे थे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही था, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट जब आप देते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो या तो निगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो। पॉजिटिव अगर है तो वो हो जाएगा अफर्मेटिव, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अगर मैं सकारात्मक वाक्य लिखती हूँ, पहले तो वो किसके अंदर आएगा, असर्टिव का ही प्रकार है। असर्टिव के अंदर ही 2 चीज़ें होती है। ठीक है, असर्टिव के अंदर ही 2 चीज़ें होती है। असर्टिव यानी बात रखना, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए अब असर्टिव के अंदर ही मैंने क्या बताया, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस आता है और निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य आते हैं। नकारात्मक यानी कि जो सकारात्मक का उल्टा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, दे गेव मी अ लेटर या दे गिव मी अ लेटर। अगर मैं इसमें नॉट लगाऊं तो क्या बन जाएगा, नकारात्मक। ठीक, दे डू नॉट गिव मी अ लेटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस मैंने क्या बताया कितने प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, चलिए इसमें स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हम लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, लेकिन अब हम डीप में जा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से होगा। पहला, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव है तो आप यहाँ लिख लेना कि ये पॉजिटिव का है। ठीक है, पहला जो है वो किसके लिए है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव इसके लिए है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसा कि हम देखते आ रहे थे, मैंने आपको बताया ना कि अभी ये जितने हम सेंटेंस लिखे हैं इसमें सब क्या थे, असर्टिव सेंटेंस ही थे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल स्टेटमेंट वाले। ठीक है, चलिए तो उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब जो होता है, वर्ब यहाँ हमने देखा ना, आई एम अ टीचर यहाँ पे लिखा था, तो ये क्या था, एम क्या है, एम खुद एक वर्ब है। कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, जो मेन एक्शन है, वॉक, डांस, पुट या जो भी गेट, जो भी वर्ब रहते हैं, ठीक है, क्रिया वाले शब्द, वो सब क्या है, मेन वर्ब। अब उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो यूज़ किए जाए सहायक क्रिया, वो ऑक्सिलरी वर्ब, वही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसे याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत है तो, है ना, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जो आप पढ़ते आ रहे हो। अगर वही नकारात्मक दिया हुआ है फिर कैसे वर्ड बनेगा, तब आप नॉट कहाँ पे इंसर्ट करोगे, नॉट क्या आप पहले लगा दोगे, वर्ब के पहले लगा दोगे,
नहीं, नॉट कहाँ इंसर्ट करोगे, पहला आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर नॉट लगा दोगे और फिर मेन वर्ब लिखोगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी, हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा और मेन वर्ब लगा, इसके बीच में मैंने नॉट लगा दिया है, ठीक है, इसके बीच में मैंने नॉट लगा दिया है। और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, सिंपल था, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर वही नकारात्मक है तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट प्ले, यहाँ पे डू भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, ठीक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही, सब्जेक्ट सब में आता ही है, ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। अब वर्ब तो दो वर्ब के बीच में, ठीक है, नॉट हमेशा दो वर्ब के बीच में आएगा। कौन कौन से, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अगर वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है पॉजिटिव में तो आप अपने से समझ के अनुसार आप लगा सकते हो, जैसे कि दे प्ले, यहाँ मुझे मेन वर्ब तो दिख गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा। अगर मुझे इसका नकारात्मक लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, दे का वैसे ही हो जाएगा, दे नॉट प्ले ये होगा, या दे डू नॉट प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे डू है, ये आप अपने से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दे डू प्ले, ठीक है। तो अगर मुझे लगाना है नॉट तो मैं क्या लगा दूंगी, डू और प्ले के बीच में नॉट लगा दूंगी, क्योंकि डू मेरा हेल्पिंग वर्ब था और प्ले मेरा मेन वर्ब था, तो उसके बीच में मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा मैंने बताया दे प्ले, असर्टिव के अंदर कौन सा ये हो गया, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव लिखना है तो मैं क्या लिख दूँगी, दे डू नॉट प्ले, यहाँ पे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, इसके बीच में नकारात्मक वर्ड नॉट आ जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, इतना समझ में आपको आ गया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, एम राइटिंग एक साथ आ गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग और मेन वर्ब एक साथ आ गया। लेकिन इसी का मुझे नकारात्मक लिखना है, तो मैं एम और राइटिंग के बीच में नॉट लगा दूंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा दूंगी, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत है तो, है ना। तो आई एम नॉट राइटिंग आ जाएगा, एम और राइटिंग के बीच में घुस गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका असर्टिव कंप्लीट। नए सेंटेंस, दूसरे प्रकार का सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, ठीक है। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने वाले हो, प्रश्नात्मक वाक्य हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। इस टाइप के वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, आस्किंग क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके पहले हम चलिए देखते हैं कि प्रश्न हम पूछते हैं। एक तो डायरेक्टली मैंने पूछ लिया, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट आर यू राइटिंग, ये सारा चीज़ क्या हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, जिसमें जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स थे जैसे कि WH या हाउ आर यू, है ना, हाउ ओल्ड आर यू, तो जो हाउ है, व्हाट है, हुम है, ये सारे वर्ड्स पहले ही लग गए, तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब जब इस टाइप के वर्ड्स व्हाट, विच, ये सारे वर्ड्स अगर पहले ना आके बाद में आते हैं, बीच में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, वो हो जाता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट WH हाउ, WH या हाउ मतलब जो वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, ये आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले मैं वो लिख दूंगी जो भी मेरा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो वेयर वाला वर्ड मैं पहले लिख दी, क्वेश्चन वाला वर्ड। अब हेल्पिंग आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगता है और फिर मेन वर्ब। अभी तक हमने क्या देखा था असर्टिव में, ये मैंने बोला ना, ये जो लेक्चर है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके अलावा जिसको नॉर्मल इंग्लिश सीखनी है, स्टार्ट करना है इंग्लिश सीखना, उनके लिए ज़रूरी है। जिसे किसी को खुद पढ़ाना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्लॉज क्या होता है, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव अगर मुझे बनाना है तो जब मैं असर्टिव बनाती हूँ तो मेरा क्या आता है, सब्जेक्ट पहले आता है ना, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए पहले क्वेश्चन वाले वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, है ना, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और फिर मेन वर्ब आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, एग्जाम्पल से तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर मैं बोलती हूँ वेयर डू यू लिव,
तुम कहाँ रहते हो। तो अगर ये असर्टिव होता तो पहले क्या आता, यू लीव आता, यू डू लीव, है ना। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो देखिए पहला तो ये वर्ड आ गया WH, हाउ, जो भी आएगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया मेरा, डू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट यू क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और फिर मेरा मेन वर्ब आया, है ना। तो देखिए यू सब्जेक्ट आया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मेन वर्ब। जैसे नकारात्मक में था ना कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में नॉट, वैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट है। जबकि अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लग जाता है फिर वर्ब आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जब WH वाला जो भी प्रश्न वाले वर्ड हैं उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। हाउ आर यू, सबसे सिंपल वर्ड हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं है तो हाउ आर यू, ठीक है ना, तुम कैसे हो। तो देखिए यू मेरा लास्ट में आया है, सब्जेक्ट जो था मेरा लास्ट में आया है, हाउ ये वाला वर्ड पहले तो आएगा ही, फिर मैं क्या लगा दी हूँ, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब कुछ बचा होता तो मेन वर्ब यहाँ आता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू लीव, लीव आपका मेन वर्ब है ना। तो जब ज़रूरत है तो मेन वर्ब इधर आ गया, और ज़रूरत नहीं है तो हाउ आर यू, इतना ही काफ़ी था, ठीक है। चलिए, तो ये किसका था, ये मैंने आपको किसका बताया, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, WH जो भी वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। इनडायरेक्ट मतलब कि अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू नो वेयर यू आर गोइंग, अगर मैं बोलती हूँ आपको डायरेक्ट वेयर आर यू गोइंग, तो मैं बोलूँगी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन अगर मैं इसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूँ, प्रश्न ही रहेगा लेकिन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूँ, तब वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था वेयर डू यू लीव क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ योर नेम, अगेन देखिए व्हाट इज़, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया फिर सब्जेक्ट आया, है ना, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा है। इज राम स्लीपिंग, अगेन इज मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे क्या काम कर रहा है, WH, हाउ या आर, ये सब भी इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आर यू प्लेइंग, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सारा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया, फिर राम आया, यानी कि फिर सब्जेक्ट आया और फिर मेन वर्ब आया। तो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर मैं इससे क्वेश्चन तो पूछ रही हूँ लेकिन किस फॉर्म में, आई वॉन्ट टू नो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग ना करके वेयर यू आर गोइंग बोलना पड़ेगा। अभी और देखेंगे, अभी आप ये देखिए मैंने जो बताया व्हाट इज़ योर नेम, इज़ राम स्लीपिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए जब ये इस फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के फॉर्म में आते हैं, तो आप इसे अफर्मेटिव ही ट्रीट करोगे, अफर्मेटिव ट्रीट करोगे। ट्रीट इट लिखा भी है शायद मैंने, हाँ देखिए इनडायरेक्ट में मैंने लिखा भी है कि ट्रीट लाइक असर्टिव सेंटेंस, ट्रीट लाइक असर्टिव। अभी तक हम क्या थे, असर्टिव के अगेंस्ट गए थे, कैसे, क्योंकि हम सब्जेक्ट बाद में लिखते थे, पहले जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब लिखते थे फिर सब्जेक्ट। अब अगर मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ तो मैं जैसा इसमें फॉलो करती थी ना वैसा करूँगी। कैसा, पहले सब्जेक्ट मैं बोल दूँगी फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। जैसे कि देखिए अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछती वेयर यू आर गोइंग, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, वेयर आर यू गोइंग बोलते हो ना, वेयर आर यू गोइंग। जबकि देखिए जब अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखी हूँ, किस फॉर्म में, इनडायरेक्ट पूछने वाले फॉर्म में, तो मैं वेयर आर यू गोइंग ना लिख के वेयर यू आर गोइंग बोल रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे कैसे ट्रीट करना है, अफर्मेटिव के टाइप ट्रीट करना है, ठीक। तो जैसा मैंने लिख दिया आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं आप ये प्रश्न वाला चिन्ह ना लगा के फुल स्टॉप लगाऊंगी और इसे कैसा ट्रीट करूँगी, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में आप बोल के भी देख लीजिएगा क्या बोलते हो, वेयर आर यू गोइंग बोलते हो या यू आर गोइंग बोलते हो। WH अगर आप हटा भी दो, अफर्मेटिव ट्रीट कर रहे हो, आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसे ट्रीट कर रहे हो, तो आप यू आर गोइंग बोलते हो सिंपल सेंटेंस में कि आर यू गोइंग बोलते हो, है ना। यू आर गोइंग हम बोलते हैं ना, आर यू गोइंग तो क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू नो वेयर, ये जो वेयर वाला वर्ड आ गया, फिर आपको अफर्मेटिव टाइप ट्रीट करना है। तो अफर्मेटिव में हम कैसे बोलते हैं, यू आर गोइंग बोलते हैं, है ना कि आर यू गोइंग। चलिए, ही इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज, ही इंक्वायर्ड उसने पूछा कि मेरा मतलब मेरे हेल्थ के बारे में उसने पूछा, तो ये कि मेरा हेल्थ कैसा था उसने यह पूछा, है ना। तो ये क्वेश्चन फॉर्म ना लेके मैंने क्या बताया था, ये फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद हमें कैसे ट्रीट करना है इसे, अफर्मेटिव। क्या, हाउ को आप हटा दीजिए, उसके बाद क्या बचा, माई हेल्थ वॉज, हम ऐसे ही लिखते हैं अफर्मेटिव में, माई हेल्थ वॉज, है ना।
या फिर ये लिखते हैं वॉज माई हेल्थ इंट्रोगेटिव, डायरेक्टली इंट्रोगेटिव में बोलते हैं। अभी हमारे क्या है ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, तो हमको किसकी तरह लिखना पड़ेगा, उसके जैसे, अफर्मेटिव के जैसे, ठीक है, जिसमें हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में वर्ब लगाते हैं। जबकि नॉर्मल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट में पहले वर्ब आ जाता है फिर सब्जेक्ट आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना। क्लियर हुआ? जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना आपको और समझ में आएगा। चलिए, तो असर्टिव कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कभी भी आप किसी को कमांड दे रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें इम्परेटिव में आ जाती है। हमने अभी तक देखा है असर्टिव, सिंपल स्टेटमेंट, जो कि अभी तक हम देख रहे थे ये सारा असर्टिव ही था। अब असर्टिव में ही अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना, प्रश्नात्मक। अब हम तीसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं, इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। किसी को कमांड देना, चुप रहो, वहाँ जाओ, पेन लाओ, ठीक है, या मुझे एक गिलास पानी दो, है ना। तो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सारी चीज़ जिसमें आती है वो हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, लेकिन इतना आपको, पहली चीज़ तो आपने देख ही लिया कि सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी है सेंटेंस में, तो बिना सब्जेक्ट के तो बन ही नहीं सकता सेंटेंस, है ना, बिना सब्जेक्ट वर्ब के। तो इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, सब्जेक्ट है बट वो हिडन रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है कि हम किसको बोल रहे हैं, किसको हम कमांड दे रहे हैं। सामने वाले को ही हम कमांड देंगे ना, जो हमारे सामने है। मैं आपको बोल रही हूँ कि पढ़ाई करो, यानी मैं आपको ही बोल रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, तो यूँ ही सब्जेक्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो वो हिडन रहता है, सब्जेक्ट जनरली सब्जेक्ट लेफ्ट आउट किया जाता है, बट ये अंडरस्टूड रहता है कि हम सामने वाले को बोल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट यू होगा, सामने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बी क्वाइट, मैं किसी सामने वाले को ही बोल रही हूँ, तो जिसको बोल रही हूँ बस वो मेरा सब्जेक्ट है ना। तो सिट डाउन, बी क्वाइट, गो देयर, पास मी द बॉल, ये सारे जिसमें हम या तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, है ना, या तो कमांड देंगे सिट डाउन, बी क्वाइट, गो देयर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, इम्परेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी ये मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। अब ये सेंटेंस के बाद में भी लगाया जा सकता है ये मार्क, या तो ये जो वर्ड्स रहते हैं एक्सक्लेमेशन वाले उसमें भी लगाया जा सकता है, यानी कि सेंटेंस के आखिरी में भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हुर्रे, इसके बाद भी लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में ये मार्क लगा हुआ है मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सडन रिएक्शन या इमोशंस, ठीक है। अगर मुझे तुरंत एकदम सडन कुछ रिएक्शन, वाह व्हाट अ मैच, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो कुछ सडन रिएक्शन देना है, चाहे वो खुशी वाला हो चाहे वो दुख वाला हो, तो उसके लिए जो हम जब ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन रिएक्शन या इमोशन, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको दिखाने हैं तो, जैसे कि व्हाट अ सरप्राइज, है ना, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं तो वाओ व्हाट अ सरप्राइज ऐसा बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे ये लगाएंगे, नहीं तो इधर लगाएंगे जो वर्ड है, जैसे हुर्रे, अलास, ब्रेवो, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके बाद लगा देते हैं हम, या तो इधर लगा देंगे या तो फिर इधर भी लगता है। तो यहाँ पे हुर्रे, वी वोन द मैच, अगर यहाँ लग गया है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और आखिरी में लगता है अगर, तब भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ चार्मिंग शी इज़, ठीक, ये सारे वर्ड क्या हो गया, हाउ कोल्ड, कितनी ठंड है, ये कितनी ठंडी रात है ना, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। तो ये इसमें लास्ट में लगा, ये भी एक्सक्लेमेटरी है और ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। बस ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है जिसके वर्ड्स के बाजू में लगते हैं उसको हम इंटरजक्शन कहते हैं, इंटरजक्शन, ठीक है। वो किस में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये होते हैं ना, उसमें एक इंटरजक्शन होता है। वो वर्ड्स हैं ये सब जो अलग से वर्ड्स हैं, और नहीं तो फिर पूरा सेंटेंस के बाद लगता है। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब तीसरा चीज़ आपको देखना है। तीसरा चीज़ मतलब क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रही हूँ, किसी सेंटेंस को कैसे एनालाइज करते हैं। तो उसमें हमने देख लिया पहला चीज़ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमने देख लिया। अब सेंटेंस खुद किस टाइप का है तो उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना रहेगा, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना, यानी कि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करे, यानी सब्जेक्ट जैसा है उस प्रकार से आपको वर्ब भी लगाना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या वर्ब लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरा एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इतना इजी नहीं है ये, बट क्यों, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। देखिए आधे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है कि इसमें एरर फाइंड करिए, यही करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं। तो द बॉयज़ प्ले क्रिकेट ये सही है या नहीं है, प्लस द बॉय प्लेस क्रिकेट ये सही है या नहीं, क्या होना चाहिए इसमें, क्या इसमें द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट, क्या होना चाहिए इसमें। एक बार आप पहले अपने मन से सोचिए, फिर आप वीडियो आगे देखिएगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। द बॉयज़ इसमें क्या है, एक वचन है कि बहुवचन, क्या है इसमें, प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा मतलब कि एक ना दो, या तो दो से ज़्यादा हो तो प्लूरल हो गए, और अगर कोई भी चीज़ एक है तो एक वचन यानी कि सिंगुलर। इतना तो पता होगा आपको, है ना। तो देखिए प्लूरल, द बॉयज़ प्लूरल है, अब उसके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। तो आधे लोग को तो ये पता ही नहीं होगा कि प्लेस प्लूरल वर्ब है कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आपको ये लगेगा यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ भी एस लगना चाहिए, प्लेस क्रिकेट होना चाहिए, है ना। गलत है ये, बहुत गलत है ये। देखिए द बॉयज़ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ये मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग भी, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनसे भी ये गलतियाँ होती है ना। तो ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक सा चीज़ है ये। द बॉयज़ यानी कि प्लूरल, अब ये प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, है ना। तो प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट मतलब सिंगुलर वर्ब में एस नहीं लगा, प्लूरल में एस लगा, है ना। प्लूरल वर्ब में एस लगा, सॉरी प्लूरल नाउन में, प्लूरल संख्या जो भी है ना, उसमें क्या लगा, एस लगा प्लूरल सब्जेक्ट में। लेकिन वर्ब जो होता है उसमें एस नहीं लगाना, वो प्लूरल होता है। यानी कि द बॉयज़ अगर प्लूरल है तो वर्ब बिना एस के वो प्लूरल होगा, विदाउट एस, वर्ब विदाउट एस ये प्लूरल होता है, इज इक्वल टू प्लूरल, ठीक। प्लूरल कब होगा, जब उसमें एस नहीं लगा हो। जस्ट ऑपोजिट कैसे याद रखोगे आप, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम उसमें एस लगाते हैं उसे प्लूरल बनाने, लेकिन वर्ब में एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने, अपोजिट है, आप ये याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट में एस लगाओ तो प्लूरल बनेगा, वर्ब में एस मत लगाओ तो वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द गर्ल्स डांस, ठीक है। द गर्ल्स है तो डांस लगेगा, डांसेस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे एस हट जाता है। प्लूरल बनने के लिए अगर वर्ब को प्लूरल बनाना है तो एस को हटा देना है आपको, और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस लगाना है। जस्ट ऑपोजिट होता है जो हम इसके साथ करते हैं सब्जेक्ट में। जैसे कि देखिए द बॉय प्लेस क्रिकेट, ये बिल्कुल सही है, द बॉय है ना, द बॉय मतलब सिर्फ एक लड़के के बारे में बात करें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो क्या वर्ब में एस लगा है, हाँ लगा है, तो ये सिंगुलर वर्ब हुआ, ना कि प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, जबकि इसमें अगर एस लगा है तो वो प्लूरल बन जाता है ना। तो आप ऐसे याद रखना, हमेशा याद रखना, वर्ब के साथ एस लगा दो तो वो बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो, जस्ट ऑपोजिट होता है सब्जेक्ट में एस लगा दिए, एक वचन बहुवचन के लिए एस लगा दिए प्लूरल के लिए, तो वर्ब में एस नहीं लगाया प्लूरल के लिए, ऐसे याद रख सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिंगुलर और एस, वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर बन गया, एस और एस को मिला दो, वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर बन गया। वर्ब में विदाउट एस, ठीक है, एस नहीं लगाए तो वो प्लूरल बन गया, ठीक। एस नहीं तो पी, एस नहीं है मतलब पी है, प्लूरल है, और एस है तो वो सिंगुलर है, ऐसे याद रखना, ठीक है। वर्ब में एस है मतलब वो सिंगुलर है, वर्ब में एस था हाँ तो ये सिंगुलर है, वर्ब में एस है हाँ तो यानी कि ये प्लूरल है। द बॉयज़ ये प्लूरल है, और यहाँ भी देखिए एस लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया, मेरा एस लगा हुआ है, और एस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। मैंने जो लिखा है सिंगुलर है ना एस, तो इसका मतलब ये गलत सेंटेंस है ये, और ये सही सेंटेंस है। अगर बॉयज़ है प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, और प्लूरल वर्ब बनाने के लिए एस को हटा दो, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्ले होना चाहिए था,
समझ में आया? चलिए, उसके अलावा कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ईदर, है ना, नीदर, ईदर नीदर होता है, या फिर एवरीवन, एवरीवन इज़ स्माइलिंग, एवरीवन आर स्माइलिंग कभी नहीं बोलते हैं हम। मैं इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी पूरा, ठीक है, जिसमें एवरीवन और एवरीबडी, है ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, नीदर होता है, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हमको लगता तो है कि ये प्लूरल वर्ड्स होंगे, ठीक है, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो वो अलग मैं बताऊंगी। अभी आपको ये देखना था कि कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या बचता है आपका, फ्रेज़ और क्लॉज बचता है, जो कि इसी के साथ है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे आपको ये बताना है कि फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। अगर आपको फ्रेज़ और क्लॉज की जानकारी हो जाए, समझ आ जाए, तो क्लॉज फिर हम देखेंगे कि 4 टाइप का क्लॉज होता है, सॉरी हाँ, जो क्लॉज होता है ना, फ्रेज़ और क्लॉज क्या होता है, उससे ही आपको बनाने हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछता है ट्रांसफॉर्म करने का, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, या इसमें से एक कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका पता लगाओ। तो वो कब पता चल सकता है आपको, जब आप फ्रेज और क्लॉज पढ़ लेंगे, और फ्रेज और क्लॉज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब भी मेरा नेक्स्ट ग्रामर वाला लेक्चर होगा, या तो वो कैब होगा या तो ग्रामर। तो जब भी ग्रामर होगा हम उसमें फ्रेज और क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। अब इस क्लॉजेस पे ही डिपेंड होता है 4 टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मिक्स, ठीक है, जो 4th है। तो ये आपके ये जो आपका वीडियो था, ये एक ऐसा था जो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, सबके लिए यूज़फुल था, है ना। ये भी वैसा ही होगा, बट इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको मुझे बताना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, ताकि कुछ अगर आपके फीडबैक से मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी मैं देखूंगी, है ना। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।